नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा के मॉस्को शहर में करेंगे जनसभा। वहीं अमित शाह गुजरात में संभालेंगे कमान। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज गुवाहाटी और बरपेटा में करेंगे जनसभा। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा महाराष्ट्र के लातूर में करेंगी पब्लिक मीटिंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 60.96% मतदान दर्ज। कल 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ था मतदान। ओडिशा में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट किया जारी। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा मुकाबला। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव में 2 चरण के शांतिपूर्वक मतदान के बाद 190 सीटों पर उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। बाकी बचे 5 चरण के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं शाम में ही दक्षिण गोवा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह राज्य में 3 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे। सुबह 10:30 बजे वे पोरबंदर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 1:30 बजे भरूच और फिर 3 बजे पंचमहल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री शाम 4:30 बजे वडोदरा में एक रोड शो में भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटी हुई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वे आज असम दौरे पर रहेंगे, जहां वे गुवाहाटी में दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष बारपेटा में एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। और वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार चुनावी सभाएं कर रही हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज वलसाड जिले के धर्मपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। इसके बाद वो महाराष्ट्र के लातूर में दोपहर 3 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण में 60.96% मतदान दर्ज हुआ। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा और मणिपुर मतदान के मामले में अव्वल साबित हुए हैं। यहां 76% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत 72 से अधिक दर्ज किया गया।
आपको बता दें कि राज्य के बस्तर संभाग के 102 गांवों में पहली बार लोकसभा के लिए मतदान हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल में लगभग 72%, असम में 70% से अधिक, जम्मू कश्मीर में 67% से अधिक, वहीं केरल और कर्नाटक में लगभग 64%, राजस्थान में 59% से अधिक, वहीं मध्य प्रदेश में लगभग 55%, बिहार और महाराष्ट्र में 53% से अधिक और उत्तर प्रदेश में 52% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। और मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट विदिशा भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज सांसद रह चुके हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने विदिशा सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल को हराया था। भाजपा ने इस बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा सीट से उम्मीदवार बनाया है। विदिशा इतिहास के पन्नों में दर्ज भारत की ऐतिहासिक और अति प्राचीन नगरी है, जो हिंदू और जैन धर्म के समृद्ध केंद्र के रूप में जानी जाती है। यह मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है। विदिशा जिले के उत्तर में अशोकनगर जिला, पूर्व में सागर, दक्षिण में रायसेन जिला, दक्षिण पश्चिम में भोपाल और उत्तर पश्चिम में गुना जिला है। 5वीं और 6ठी शताब्दी में यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1904 में इस क्षेत्र को भेलसा जिला बनाया गया। जब देश स्वतंत्र हुआ तो ग्वालियर राज्य की रियासत विदिशा मध्य प्रदेश में आ गई। साल 1949 में इसे एक पूर्ण जिला बनाया गया और 1956 में इस जिले का नाम बदलकर विदिशा रखा गया। राजनीतिक दृष्टि से भी विदिशा नगरी समृद्धशाली रही है। विदिशा के चुनावी इतिहास को देखें तो यह लोकसभा सीट 1967 में भारत की चौथी लोकसभा के साथ अस्तित्व में आई। तब से अब तक हुए 13 लोकसभा चुनाव में एक बार जनता पार्टी, 2 बार इंदिरा कांग्रेस जीती है। बाकी बार इस सीट पर जनसंघ और भाजपा का कब्जा रहा है। यह लोकसभा क्षेत्र प्रारंभ से भाजपा की सुरक्षित सीटों में शामिल रहा है। यहाँ से एक बार 1991 में भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते। तब से यह सीट राष्ट्रीय मानचित्र पर चर्चित हो गई। इसके बाद 2 बार साल 2014 और 2019 में भारत की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज भी यहाँ से सांसद रही हैं। इस लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1991 से 2004 तक लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ हम विदिशा में सबके कल्याण के काम भी करेंगे, विकास भी होगा और देश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान करेंगे। बदले लेने की तो कोई चुनाव होता नहीं है, जीत हार तो होती है। पहले वो जीत गए थे, हम हार गए थे, इस बार हम जीत जाएंगे, वो हार सकते हैं। और ये जीतने की लड़ाई है, इसको बदले की भावना से नहीं लड़ना चाहिए, मित्रता की भावना से ही ये चुनाव होना चाहिए। उनने बहुत सेवा कर ली, अब उनको हिसाब देने का समय है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल विदिशा लोकसभा सीट क्रमांक 18 विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिले को मिलाकर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें विदिशा जिले की विदिशा एवं बासोदा, रायसेन जिले की सांची, सिलवानी, भोजपुर, सीहोर जिले की बुधनी एवं इच्छावर और देवास जिले की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। विदिशा संसदीय क्षेत्र में इस बार 19,40,045 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर विदिशा शहर राजधानी भोपाल से महज 1 घंटे की दूरी पर है। यह संसदीय क्षेत्र कृषि प्रधान होने से एक और जहां शरबती गेहूं के लिए मशहूर है, वहीं ऐतिहासिक धरोहरों को अपने में समेटे विश्व पर्यटन में शामिल है। विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव के लिए देश में लगभग 10,50,000 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
मतदान केंद्रों की ये संख्या देश के पहले लोकसभा चुनाव 1951-52 के वक्त सिर्फ 1,96,084 थी। 1957 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या बढ़कर 2,20,478 हो गई और 1984-85 में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 5,06,058 हो गई। 2014 में कुल 9,27,553 मतदान केंद्र थे, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में ये संख्या 10,37,848 थी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ 24 की चुनौती में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मेरे एक वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गर्मी के मौसम ने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पर्वतीय इलाकों को छोड़ दिया जाए तो देश का अधिकांश हिस्सा इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। बंगाल से लेकर ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में लगातार बढ़ते तापमान ने जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में भीषण लू चलने की आशंका जताई है। और वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का 3 दिवसीय चीन का दौरा संपन्न हो चुका है। ब्लिंकन ने कहा है कि चीन को उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स भेजने पर रोक लगाने का मकसद चीन की अर्थव्यवस्था या तकनीकी विकास को रोकना नहीं है। अमेरिकी सरकार ने 2022 से चीन को कुछ कंप्यूटिंग चिप्स के निर्यात पर रोक लगाई है, जिससे एनवीडिया, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस और इंटेल जैसी कंपनियों की बिक्री प्रभावित हुई है। इस कदम ने हुआवेई टेक्नोलॉजीज को चिप शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ने इंटेल और क्वालकॉम को हुआवेई को चिप्स बेचने की अनुमति दी है। और वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक मतभेदों के बावजूद तनावपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद की जा रही है। यह बैठक ब्लिंकन की बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री के साथ 5 घंटे की बैठक के बाद हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के सुरक्षा मंत्री वैंग शियाओहोंग से भी मुलाकात की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि उन्होंने आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और जीत के सहयोग का प्रस्ताव दिया। दोनों को अपने इतिहास से सबक लेकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अपनी यात्रा के तीसरे दिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जिनपिंग ने कहा कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि भागीदार होना चाहिए। हालांकि दोनों के संबंधों में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। बीजिंग के ग्रेट ऑफ हॉल द पीपल में ब्लिंकन के साथ बैठक के दौरान जिनपिंग ने कहा कि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ सकारात्मक प्रगति देखने को मिली है।
दोनों देशों को भागीदार होना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। परस्पर उपलब्धियां हासिल करें, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएं। दोनों देशों को आपसी प्रतिस्पर्धा के बजाय मतभेदों को दूर करने के लिए समान आधार तलाशना चाहिए। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शी जिनपिंग के सामने रूसी सेना के साथ चीन के समर्थन पर चिंता जताई। अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ 5 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने कई अहम मुद्दे उठाए। अमेरिका ने वांग यी के सामने सस्ते चीनी निर्यात का मुद्दा उठाया। अमेरिका बार बार कह रहा है कि चीनी कंपनियां रूसी हथियार उद्योग को अभूतपूर्व तरीके से मदद कर रही हैं, जिससे युद्ध का रुख मोड़ने में मदद मिली है। चीन द्वारा दिए गए बड़ी मशीनों के औजार से रूस को अपने बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिली है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि भले ही तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और अमेरिका के वायु क्षेत्र में चीनी जासूसी गुब्बारों के मामले के बाद संबंध स्थिर हो गए हों, लेकिन इस तरह की सहायता से व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। हालांकि यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद दिए जाने की बात से चीन इनकार करता है। मुझे उम्मीद है कि हम उन मुद्दों पर कुछ प्रगति कर सकते हैं जिन पर हमारे राष्ट्रपतियों ने सहमति व्यक्त की है। हमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन साथ ही हम अपने मतभेदों, अपने इरादों को भी स्पष्ट करेंगे और एक दूसरे को स्पष्ट करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ब्लिंकन को बताया कि चीन अमेरिका के संबंधों का विशाल जहाज स्थिर हो गया था, लेकिन रिश्तों में नकारात्मक कारक अभी भी तेजी से सिर उठा रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने चीन की अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को दबाने के लिए अनथीन कदम उठाए हैं। ब्लिंकन ने शंघाई में जब कदम रखा तो उससे कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए $8 बिलियन की सहायता पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी गूंज बीजिंग में इस मुलाकात के दौरान भी सुनाई दी। ताइवान का हवाला देते हुए वांग यी ने कहा कि अमेरिका को संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को कवर करने वाली लाल रेखाओं पर कदम नहीं रखना चाहिए। हम हमेशा एक दूसरे के मूल हितों का सम्मान करने का आह्वान करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका से चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की उम्मीद करते हैं। वार्ता का एजेंडा नवंबर में सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और शी के बीच शिखर सम्मेलन में निर्धारित किया गया था। हाल के दिनों में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात से पिछले साल ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गए संबंधों में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला है। और आइए आगे बढ़ते हैं और ताइवान की बात करते हैं। ताइवान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ताइवान द्वीप देश के मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को ताइवान के पूर्वी काउंटी हुलियन के पास आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 आंकी गई है। वहां के प्रशासन ने बताया है कि भूकंप के झटकों से राजधानी ताइपे की कई इमारतें हिल गईं। हालांकि नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मौसम विभाग ने बताया है कि भूकंप का केंद्र 24.9 किलोमीटर गहराई में था। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में हुलियन में आए 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था और उसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। तब से यहां 1000 से अधिक झटके आ चुके हैं। ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे शहर में बेघरों के अस्थायी आश्रय के तौर पर इस्तेमाल हो रहे एक गेस्ट हाउस में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई। ये आश्रय स्थल बिना अनुमति के संचालित था। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को 3 घंटे लगे। पोर्टो एलेग्रे के मेयर ने कहा है कि कई घायलों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अग्नि दुर्घटना में 11 लोग घायल हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। और आईपीएल में आज होने वाले पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दिल्ली ने अपने पिछले मैच में गुजरात को हराया था, वहीं मुंबई को राजस्थान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान की टीम ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी थी, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पिछले मैच में चेन्नई को हराया था।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।